पाकिस्तान जैसे रिलीजन ड्रिवन मुल्क हर वक्त एक वॉल्केनो के ऊपर बैठे होते हैं और चूंकि ज्यादातर अवाम अनपढ़ है, लिहाजा किसी भी वक्त मजहब के नाम पर कुछ ऐसे दंगे हो सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। लिहाजा मिलिट्री एक वाहिद इंस्टीट्यूशन होता है जो इन सब सूरत हाल को, सोसाइटी को जकड़ के रखता है, सोसाइटी के फैब्रिक को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, मेन स्ट्रीम मीडिया और करंट अफेयर शोज का एक फेवरेट लफ्ज है जो कि है एस्टैब्लिशमेंट। ये लफ्ज लोगों के अंदर तरह तरह के जज्बात पैदा करता है। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इन डिटेल इस टर्म एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताया था। मैं रिसेंटली एक जबरदस्त किताब पढ़ रहा था परवेज हुद भाई की, पाकिस्तान ओरिजिन्स, आइडेंटिटी एंड फ्यूचर। उसमें एक चैप्टर है व्हाई इज पाकिस्तान अ प्रिटोरियन स्टेट। अब ये प्रिटोरियन स्टेट किस चीज का नाम है और पाकिस्तान की मिलिट्री या एस्टैब्लिशमेंट का इससे क्या ताल्लुक है? आज की वीडियो में इन डिटेल हम लोग पाकिस्तान की मिलिट्री और इसकी तारीख को समझेंगे, जिसके बाद आपको यह लफ्ज प्रिटोरियन स्टेट बआसानी समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज की अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों को ना एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। देखिए, ना तो मैं कोई जर्नलिस्ट हूं और ना कोई प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट। मैं तो एक टीचर हूं और मेरा काम है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आपके सामने इतना आसान कर देना कि आपको सारी बात समझ आ जाए। लिहाजा आज जो मैं आपसे बातें करूंगा ना, उससे किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज एक्सप्लेन करता हूं एक उस्ताद की तरह, मेरा मकसद होता है आपके सामने फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन रखना, एनालिसिस प्रेजेंट करना, आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाना, ताकि आप लोग बेहतरीन फैसला कर सकें। पाकिस्तान मिलिट्री एक बेहतरीन इदारा है, लेकिन याद रखें दोस्तों, नो वन इज अ होली काउ। आज की मेरी इस वीडियो से फौज को भी कोर्स करेक्शन में आसानी होगी, और इससे बेहतर क्या होगा कि फौज अपने बैरक्स में सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर काम करे, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है। विद दैट बीइंग सेड, आज की हमारी इस बहुत ही क्रिटिकल डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डैनियल हेड्रिक, जो हिस्ट्री और सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं रोजवेल्ट यूनिवर्सिटी में, वो प्रिटोरियन स्टेट या प्रिटोरियनिज्म को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। प्रिटोरियनिज्म एक ऐसी किस्म की अस्करियत पसंदी है जो किसी कौम की अंदरूनी जिंदगी पर मरकूज होती है, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी जंगें लड़ना या जीतना नहीं, बल्कि मुल्की सियासी निजाम में अपना असर व रसूख बरकरार रखना होता है। ये अस्करियत या तो ऐसे फैसलों को काबू में रखती है जो फौजी इदारों के मफादात में हो, या किसी खास सियासी धड़े या जमात की हिमायत करती है। ऐसे मुमालिक जहां सिविल सियासी ढांचे कमजोर हों, सियासी सकाफत गैर तरक्की याफ्ता हो या इसे कमजोर समझा जाता हो, ऐसे मुल्कों में ये रुझान ज्यादा नुमाया होता है। हर वो मुल्क जहां पर सिविलियन इदारे वीक होते हैं, पॉलिटिकल कल्चर इमेच्योर होता है, ज्यादातर अवाम अनपढ़ होती है और मुल्क की इकोनॉमी कर्जों पर चल रही होती है, वहां पर फौज इसी तरह पॉलिटिकल प्रोसेस और इवेंचुअली मुल्क को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान ऐसी ही एक प्रिटोरियन स्टेट है। इस बात को जरा अनफोल्ड करते हैं। पाकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ताकत हमेशा मिलिट्री के हाथ में ही रही है। तो चाहे वो अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ के डायरेक्ट मार्शल लॉ के जरिए हो, या फिर पसे पर्दा एक हाइब्रिड रिजीम के जरिए हो, जिसमें अवाम को महसूस तो ये हो कि पावर पॉलिटिशियंस के हाथ में है, लेकिन मुल्क की डोरें दरअसल मिलिट्री कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री के पास इतनी पावर आखिर आई कहां से? इस बात का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और इसको समझने के लिए मैं आपको दो बड़ी जबरदस्त किताबें रेकमेंड करना चाहूंगा। एक है आयशा सिद्दीका की पाथ ब्रेकिंग किताब मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, और दूसरी है द मिलिट्री एंड द डिनाइड डेवलपमेंट इन द पाकिस्तानी पंजाब, जिसे लिखा है आसिम अख्तर, शाहरुख रफी खान और सुहेब बोदला ने। मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड में आयशा सिद्दीका ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहते हैं मिलबस, यानी कि मिलिट्री बिजनेस। इस किताब का एसेंस यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री हेविली इन्वॉल्व है बिजनेस ओनरशिप में अपने वेलफेयर इदारों के जरिए, और चूंकि मिलिट्री इन कमर्शियल एक्टिविटीज से बेतहाशा प्रॉफिट बनाती है, लिहाजा मिलिट्री की पावर के पीछे इस पैसे का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ जो किताब है द मिलिट्री एंड डिनाइड डेवलपमेंट इन द पाकिस्तानी पंजाब, वो मिलिट्री की लैंड ग्रैबिंग को डिटेल में डिस्कस करती है। इस किताब के ऑथर्स का कंक्लूजन यह है कि इस लैंड ग्रैबिंग के ऊपर मास्क पहनाया जाता है सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के सोशल वेलफेयर रिटायरमेंट प्रोग्राम का, जिनको रिटायरमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए के प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पूरी पाकिस्तान में फैली हुई डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज, जिनको मिलिट्री ओन और ऑपरेट करती है। बाय द वे, लॉ ऑफ द लैंड या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मिलिट्री को पाकिस्तान के डिफेंस के लिए लैंड चाहिए ना, तो उसे फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी, जो उसे अपनी डिस्क्रिप्शन पर जमीन दे सकती है अंडर कंटोनमेंट्स एक्ट 1924।
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 173/2 के मुताबिक ये जमीन मिलिट्री को मिल तो जाएगी, लेकिन मलकियत ये फेडरल गवर्नमेंट की रहेगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को पैसे चाहिए तो वो खुद कमर्शियल एक्टिविटीज से वो पैसे जनरेट नहीं कर सकती। उसे ये पैसे रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो एक फाइनेंस एक्ट के जरिए ये पैसे मिलिट्री को दे सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स चीजें थ्योरी में कुछ और होती हैं और प्रैक्टिकली कुछ और। सो पाकिस्तान में मिलिट्री की पावर के पीछे एक बहुत बड़ा सोर्स है इन बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट होने वाला पैसा। लेकिन एक और ऐसी चीज है जो इससे भी बड़ा सोर्स है, और वो है मिलिट्री माइंडसेट। आकिल शाह पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर एक स्पेशलिस्ट हैं। उनकी बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च है मिलिट्री माइंडसेट पर। उन्होंने अपनी इस रिसर्च के लिए 2007 से 2013 के दरमियान तकरीबन 100 के करीब मिलिट्री इंटरव्यूज का एनालिसिस किया, पाकिस्तान आर्मी की ग्रीन बुक को टटोला, मिलिट्री का जो ट्रेनिंग करिकुलम है उसका जायजा लिया। इसके अलावा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जर्नल और स्ट्रैटेजी पेपर्स को भी स्टडी किया। इस स्टडी की 4 मेन फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो लिखते हैं कि 3/4 जो मिलिट्री इन्फॉर्मेंट्स हैं वो कहते हैं कि क्राइसिस कंडीशन में कूद जायज है। इसी तरह मिलिट्री में 3/4 लोग ये बिलीव करते हैं कि सिविलियन पॉलिटिशियंस आर इनकेपेबल, वो इस लायक ही नहीं कि वो नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज कर सकें। 2/3 ये बिलीव करते हैं कि पॉलिटिशियंस यानी कि सियासतदान फिट ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को रूल कर सकें। और ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर्स का ये मानना है कि मिलिट्री का गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। इस बात को फर्दर विंडिकेट करती है फॉर्मर ISI चीफ जनरल अहमद शुजा पाशा की ये स्टेटमेंट जो उन्होंने पॉलिटिशियंस के बारे में दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, जो सियासी जमातें हैं और जो उनके लीडरान हैं, वो बेसिक डिफेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना ही नहीं जानते। और ना सिर्फ ये कि वो पढ़ना नहीं जानते, उनमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। वो किसी भी किस्म की पॉलिसी नहीं बना सकते। पाकिस्तान मिलिट्री का एनालिसिस करें तो उसमें ज्यादातर रिक्रूटमेंट सुन्नी पंजाबियों की होती है। परवेज हूद भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि यह परसेंटेज तकरीबन 80% है। पाकिस्तान मिलिट्री हो या दुनिया का कोई भी इदारा जिसमें किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है, वहां पर इसी किस्म की फिल्टर्ड आइडियोलॉजी इदारे को ड्राइव कर रही होती है। पंजाब में इतने बड़े पावर बेस होने की वजह से सेपरेटिज्म और डिसइंटीग्रेशन के अल्फाज के जरिए आसानी से इदारे को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिस तरह अपनी किताब सेपियंस में हरारी लिखता है ना कि इंसानों को साथ काम करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए एक म्यूचुअल स्टोरी, एक मिथ, एक कहानी की जरूरत पड़ती है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि उस कहानी का विलन बलोच हो या फिर पश्तून। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान मिलिट्री और पंजाब का इतना गहरा ताल्लुक क्यों है? पंजाबी कौम में ऐसा क्या है कि मिलिट्री में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट पंजाबियों की होती है? जरा आज इस फिनोमेना की साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं। इस बारे में ड्यूई ने एक बड़ी जबरदस्त स्टडी की। उसका कहना था कि वो मुल्क जिसकी अवाम मर्दों को लेकर माचो क्वालिटीज को बहुत पसंद करती है ना, उन ममालिक में डोमिनेंट आर्मीज को रिस्पेक्ट दी जाती है और सिविलियन रिजीम से नफरत की जाती है। माचो क्वालिटीज में आती हैं करेज, स्ट्रेंथ, अग्रेशन और बेलिजरेंस। बम बांध के टैंक के नीचे लेट जाना, -20 डिग्री में शर्ट उतारकर अपनी बहादुरी का मुजाहरा करना, एंड ऑल ऑफ दिस मिलिट्री एकेडमीज में मजीद इस एटीट्यूड को नर्चर किया जाता है। मारिया राशिद अपनी किताब डाइंग टू सर्व, मिलिटरिज्म इफेक्ट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सैक्रिफाइस इन द पाकिस्तान आर्मी में कुछ ये लिखती हैं। वो कहती हैं कि मिलिट्री एकेडमी में एक सोल्जर की मेंटल ग्रूमिंग ऐसे की जाती है कि प्यार, मोहब्बत और फेमिलियल अफेक्शन से उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए और नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस जैसे कि सैडनेस, फियर और शेम से दूर कर दिया जाए। इन जज्बात को रिप्लेस किया जाता है एक फीलिंग ऑफ मास्टरी के जरिए, जिसमें मर्दानगी को प्रमोट किया जाता है और अपनी बटालियन और कॉमरेड्स के साथ लॉयल्टी और अटैचमेंट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। देखिए, वैसे ये कोई यूनिक बात नहीं है। इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान मिलिट्री। दुनिया की जो सारी आर्मी ट्रेनिंग होती है वो इसी बेसिस पर होती है। एनीवेज, जब पाकिस्तान बना था ना, तब भी ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा रिक्रूट्स पंजाबियों की थी। 1939 में ब्रिटिश आर्मी में 29% सोल्जर्स मुस्लिम पंजाबी थे। उसकी वजह यह है कि ब्रिटिश पंजाबियों को मार्शल रेस कहा करते थे, वेल बिल्ट, स्ट्रॉन्ग एंड विलिंग टू फाइट। लेकिन दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बात सिखाई है ना कि चीजों की डेप्थ में जाया करें। डोंट ऑलवेज लुक एट द सुपरफिशियल रियलिटी। देखिए, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाबीज वेल बिल्ट होते हैं, तगड़े होते हैं। मेरी खुद रूट्स पंजाब की हैं। लेकिन ये जो मार्शल रेस वाला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी एक मिथ है।
ब्रिटिश पंजाबियों को पसंद इसलिए करते थे क्योंकि 1857 की जंग आजादी में पंजाबी सोल्जर्स ने हिस्सा ही नहीं लिया था। इनफैक्ट इस बगावत को, इस रिबेलियन को ब्रिटिश के साथ क्रश करने में पंजाबी सोल्जर्स का सबसे ज्यादा हाथ था। एक तो यह वजह थी कि पंजाबीज वर लॉयलिस्ट टू द ब्रिटिश, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से पंजाबीज की सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती थी। देखिए, मेरा खुद ताल्लुक पंजाब से है, तो मैं ये बात बड़ी ही वसूख से कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर ये जो जी हुजूरी कल्चर है ना, सरजी कल्चर, ये बहुत ज्यादा है। सबमिशन टू द मास्टर इज कंसिडर्ड अ ग्रेट ट्रेट, और यही ट्रेट तो आर्मी को चाहिए। बस एक दफा जो ऑर्डर दे दिया, उसके बाद कोई सवाल और कोई जवाब नहीं। मैंने बुक बडीज हमेशा आप लोगों को यह बात सिखाई है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के डीप डार्क सीक्रेट्स को समझा करें, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद ये सब बातें दुरुस्त हों कि भाई पंजाबी वॉरियर रेस हैं और वो वेल बिल्ट हैं और वो तगड़े हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आज मैंने आपको बता दी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक अजीबो गरीब सर्कस है। ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट के बगैर रह सकती है, और ना सिविलियन गवर्नमेंट मिलिट्री की सपोर्ट के बगैर काम कर सकती है। लेकिन इस रिलेशनशिप में ना एक फंडामेंटल फर्क है। इस ताल्लुक में पॉलिटिशियंस की तो भरपूर धुलाई होती है, उन्हें बुरा भला कहा जाता है, गवर्नमेंट के फेलियर का सारा इल्जाम उन पर होता है, लेकिन मिलिट्री की करप्शन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ऐसा करना तो मुल्क के साथ गद्दारी के बराबर होगा। हालांकि ये बात तो अब पाकिस्तान का हर बंदा जानता है कि पसे पर्दा मुल्क की सारी पॉलिसीज मिलिट्री ही ड्राइव कर रही होती है। तो चाहे वो सी पैक हो, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, रेलवेज हो, फाइनेंस हो, या फिर और भी कोई बड़ा इदारा। इवन आर्मी की अपनी ग्रीन बुक 2007 में कुछ ये अल्फाज लिखे हैं, वो दिन गुजर गए जब फौज का वाहिद किरदार या तो हमला करना या हमला आवरों को पीछे धकेलने तक महदूद होता था। जनूबी एशिया की जोग्राफियाई और जियो स्ट्रेटेजिक इलाकाई तकाजों ने पाकिस्तान फौज के किरदार की नजरसानी और दोबारा तारीफ को एक जरूरत बना दिया है। स्टीफन कोहेन, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरी नजर रखते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसा गैर रस्मी सियासी निज़ाम है जो फौज के आला ओहदेदारान, सिविल सर्विस, अदलिया के अहम अरकान और दीगर अशराफिया को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसकी प्लेइंग फील्ड के कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कि मुल्क से मोहब्बत यानी पेट्रियाटिज्म को सिर्फ मिलिट्री ही डिफाइन कर सकती है। मिलिट्री जिसे चाहेगी उसे मुहिब्बे वतन बना देगी और जिसे चाहेगी गद्दार बना देगी। इस प्लेइंग फील्ड का दूसरा रूल यह है कि एंटी इंडियनिज्म को परवान देनी है, इंडिया के साथ भिड़ के रहना है, बॉर्डर पे टेंशन बरकरार रहनी चाहिए। इसी से मिलता जुलता है थर्ड पॉइंट, जब बॉर्डर पे टेंशन होगी तो सेल्फ जस्टिफिकेशन हो जाएगी मिलिट्री की वेल्थ की, क्योंकि इंडिया से लड़ने के लिए मिलिट्री को हथियार चाहिए और उन हथियारों के लिए चाहिए होते हैं पैसे। चौथा रूल यह है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है। एक और रूल इस प्ले फील्ड का यह है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीर इशू को हीट अप करके रखना है। मुस्लिम नेशनलिज्म की भी भरपूर बात करनी है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, आपको इस तरह की बहुत स्टेटमेंट्स नजर आएंगी। एक और रूल इस प्ले फील्ड का यह है कि वॉशिंगटन से नफरत भी करनी है, लेकिन उसका भरपूर फायदा भी उठाना है। सो दोस्तों, बॉटम लाइन यह है कि नेशनल इंटरेस्ट वही है जो मिलिट्री चाहती है। यहां पर पाकिस्तान मिलिट्री को मेरा एक मशवरा है, एक एडवाइस है, एक सजेशन है। ये सब बातें ठीक है, मैं आपसे एग्री कर लेता हूं, लेकिन इस बात को भी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट बनाएं कि इस कौम को पढ़ाएं, इसकी लिटरेसी रेट को बढ़ाएं, स्पेस रेस में पाकिस्तान को चैंपियन बनाएं, पाकिस्तान में एनवायरमेंटल इश्यूज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, लिटरेचर और आर्ट्स के ऊपर काम करें, साइंस को पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट बनाएं, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करें, लोगों के लिए जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करें। दैट शुड बी द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की मिलिट्री की जो पावर है ना, उसकी तारीख पर नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान एक प्रेटोरियन स्टेट बना कैसे। देखिए, पाकिस्तान के प्रेटोरियन पास का बहुत गहरा ताल्लुक है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू होने वाली कोल्ड वॉर से। पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ था, एक अंडर डेवलप मुल्क था जिसकी अंडर डेवलप मिलिट्री थी, इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। कायदे आजम की वफात के बाद पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, उसका पाकिस्तान को लेकर तो कोई विजन ही नहीं था। और याद रखें दोस्तों, जब आपका विजन नहीं होता ना, यू आर लेफ्ट ट्विस्टिंग इन द विंड। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका को सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के फैलाव के खिलाफ एलाइज चाहिए थे और पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को एड की शक्ल में डॉलर्स देने शुरू किए
और बिलाखिर इन्हीं डॉलर से मिलिट्री आहिस्ता आहिस्ता तगड़ी होती चली गई। जरा देखें उस जमाने में अयूब खान का अमेरिका के अंदर किस तरह से इस्तकबाल हुआ। The two presidents acknowledged the cheers of the throngs. इस पूरे सिनारियो में हुआ यह कि पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की बजाय एक एड ड्रिवन सोसाइटी बन गया। जो हुक्मरान आता वो ली कुआन यू की तरह अपने मुल्क की स्ट्रेंथ पर काम करने की बजाय अमेरिका और चाइना के सामने कशकोल लेकर खड़ा हो जाता। इन पैसों में बहुत बड़ी एड मिलिट्री एड हुआ करती थी, और मिलिट्री चूंकि पाकिस्तान का वाहिद वेल कंसोलिडेटेड वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, लिहाजा उसने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल किया। मिलिट्री ने इस दौरान एक काम भरपूर होशियारी और कमाल सक्सेस के साथ किया। इमरान खान की रेजीम से पहले पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग यही समझते थे कि पूरे पाकिस्तान का जो दिवालिया है ना, उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियंस ही हैं। सारे फसाद की जड़ ये सियासतदान है। दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ही हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये नैरेटिव किसने सेट किया? ये नैरेटिव सेट किया एस्टैब्लिशमेंट ने, ताकि अवाम की नफ्सियात पर कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ मिलिट्री ने अपने नैरेटिव को भी कमाल सक्सेस के साथ बिल्ड किया। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और पाकिस्तान की मिलिट्री इसकी पहरेदार है। पाकिस्तान आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान तब तक कायम रहेगा जब तक मिलिट्री कायम है। कमाल के तराने बनाए जो आज भी इंसान का खून गरमा देते हैं। सो मिलिट्री डिड अ ग्रेट जॉब इन सेटिंग द नैरेटिव अंटिल उन्हीं के घर के दिए ने उन्हीं के घर में आग लगा दी। यस, मैं बात कर रहा हूं इमरान खान की। अब यहां से आगे गुफ्तगू मैं इमरान रियाज खान जैसे जर्नलिस्ट पर छोड़ देता हूं, क्योंकि हमारा काम तो प्रोपेगेंडा करना है नहीं। हम तो स्कॉलर लोग हैं। हमारा काम है आप लोगों को हाई इंटेलेक्ट नॉलेज देना। किसी भी आर्मी को सस्टेन करती हैं जंगें या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स। मिलिट्री अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर जाती है अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। पाकिस्तान के केस में मिलिट्री हैज मेड श्योर दैट इट स्टेज रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 4 जंगें लड़ी हैं, जिसमें से 3 वर वॉर्स ऑफ चॉइस, यानी कि वो जंगें हमने खुद स्टार्ट की 1947 में, 1965 में और 1999 में। इन फुल फ्लेज्ड वॉर्स के अलावा 1980s में पाकिस्तान ने इंडिया को लेकर एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, ब्लीड इंडिया थ्रू जिहाद। ये वो दौर था जब न्यू दिल्ली कश्मीर की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट और मैन्यूवर कर रहा था, और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका था कि वो इंडिया को हर्ट कर सके। अफगान वॉर खत्म हो चुकी थी। जो मुजाहिदीन पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए तैयार किए थे वो फारिग थे। इन फाइटर्स को लश्कर तैयबा और सीपा साहबा जैसी जमातों के जरिए कंसोलिडेट किया गया और मुल्क के अंदर जहाद कल्चर को इंकरेज किया गया। देखें दोस्तों, पाकिस्तान की जो सारी गेम है ना, वो 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस के दरमियान घूमती है। एक है मिलिट्री और दूसरा है मुल्ला। मिलिट्री कंट्रोल्स द पावर, और मुल्ला के पास तो शायद मिलिट्री से भी ज्यादा पावर है, क्योंकि मुल्ला कंट्रोल्स माइंड थ्रू द यूज ऑफ रिलीजन। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पर जो कत्ल किए जाते हैं वो मुल्ला की इस पावर का बहुत बड़ा सबूत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मिलिट्री यूजेस दीज रिलीजियस पार्टीज और जहादी तंजीमें टू फोर्स इट्स नैरेटिव। पहले ये काम ज्यादातर देवबंदी और वहाबी सेक्ट्स के जरिए होता था, लेकिन अब बरेलवी सेक्ट ने भी इस सीन में एंट्री मार दी है थ्रू टीएलपी। पाकिस्तान में पर्दे के सामने तो चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन पसे पर्दा एक तगड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संभाले हुए। अब दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी बात करूंगा जो शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, एक गवर्नमेंट जाती है दूसरी आ जाती है, कभी इमरान आता है, कभी नवाज शरीफ आता है, कभी जरदारी आता है। किसी भी गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया जाता। पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में भरपूर स्टेबिलिटी है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन को स्टेबल होना चाहिए वो भरपूर तरीके से स्टेबल है। एक आर्मी चीफ आता है, अपनी मुद्दत पूरी करता है, एक्सटेंशन लेता है, एंड द अदर वन फॉलोज। एक के बाद एक आर्मी चीफ आते हैं और बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन होता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। अब ये जो है ना, ये मेरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आपने बगैर किसी बायस के सुनना है। याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान ना एक रिलीजन ड्रिवन थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और अमेरिका जैसे जो सुपर पावर मुल्क होते हैं ना, वो थर्ड वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं उनकी पावरफुल मिलिट्रीज के जरिए। पाकिस्तान जैसे रिलीजन ड्रिवन मुल्क हर वक्त एक वोल्केनो के ऊपर बैठे होते हैं,
और चूंकि ज्यादातर अवाम अनपढ़ है, लिहाजा किसी भी वक्त मजहब के नाम पर कुछ ऐसे दंगे हो सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। लिहाजा मिलिट्री एक वाहिद इंस्टीट्यूशन होता है जो इन सब सूरत हाल को, सोसाइटी को जकड़ के रखता है, सोसाइटी के फैब्रिक को प्रोटेक्ट करता है। और अमेरिका के लिए यही बेहतर है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री अगर पाकिस्तान की तगड़ी ना हो ना, तो हम लोग एक दूसरों को घरों में घुस के मारें। ये मैं मिलिट्री को डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा, ये मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। इस बात को बगैर किसी बायस के, बगैर किसी फिल्टर के सोचिएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क अमेरिका, सऊदी अरेबिया और चाइना की एड पर जिंदा रहते हैं, और ऐसे मुल्कों को स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई इन मुल्कों में मिलिट्री तगड़ी रहे और उसमें एक आर्मी चीफ हो जिसके साथ वो निगोसिएशन कर सकें, बातचीत कर सकें। बाकी ये सब पॉलिटिशियंस ड्रामेबाजी है। अब ऐसे में करना क्या है? मेरे लिहाज से मिलिट्री की जितनी पावर है ना, उसको अपनी पावर को डाइल्यूट करना चाहिए, पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, अवाम के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, मुल्क को मजीद स्टेबल स्ट्रांग करना चाहिए, इकोनॉमी के ऊपर काम करना चाहिए, एंड इवेंचुअली पावर सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी चाहिए। लगता तो हमें है कि शहबाज शरीफ इज इन कंट्रोल, बट आई हैव टोल्ड यू द रियल कंट्रोल लाइज समवेयर एल्स। टिल द टाइम मिलिट्री रियलाइजेस दिस, पाकिस्तान हमेशा एक प्रिटोरियन स्टेट ही रहेगा। मेरी बातों के बारे में अनबायस्ड होके, मैच्योर होके, पढ़े लिखे लोगों की तरह सोचेगा। दे विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye. पाकिस्तान जिंदाबाद।